हाय गाइस, मैं उस्मान, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हमारे लिए फंडामेंटल राइट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। कोई हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करे तो हम इसका विरोध कर पाए। भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी हम अगर मौलिक अधिकार को ना जाने तो कोई भी हमारा अधिकार को वायलेट कर सकता है। फंडामेंटल राइट को जानने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा। फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता सिवाय राष्ट्रपति के। वैसे भी राष्ट्रपति भी हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता नहीं है। राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को आपातकालीन अवस्था यानी कि इमरजेंसी लगने पर हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। लेकिन तब भी हमारा कुछ मौलिक अधिकार रहता है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार। जब किसी को जेल होता है तब मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, लेकिन किसी को अगर सजाए मौत का सज़ा सुनाए तो मरने के 1 सेकंड आगे तक उस व्यक्ति का जीने का अधिकार रहता है। अब आइए इसको आर्टिकल वाइज समझते हैं। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि स्टेट समाज को अच्छे से चलाने के लिए कुछ कानून बना सकता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को कहा गया है। कुछ संस्थानों को ये अधिकार दिया गया है कि वो जनता के लिए कुछ कानून अपने हिसाब से बना सके। आर्टिकल 13 में हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करने के बात को कहा गया है। अर्थात हमारा मौलिक अधिकार किसी के मौलिक अधिकारों को छीन रहा है तो उसको सीमित करने के बात को कहा गया है। जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार हमको जीवन जीने का अधिकार देता है और किसी के जीवन अपने जीवन के लिए बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है जैसे कि हमको मिला हुआ है। तब ये अधिकार घटा दिया जाता है और कहा गया है कि 1950 से पहले जितने भी लॉ थे वो रहेंगे, लेकिन वो भारतीय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस आर्टिकल के तहत सबको बराबर माना जाता है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत कुछ मामला इक्वलिटी बिफोर लॉ के विरुद्ध होता है। जैसे कि एक आदमी और एक बच्चा दोनों ने सेम क्राइम किया तो उन दोनों को समान सज़ा नहीं दिया जाता। इसको कानून का समान संरक्षण कहा जाता है। यहाँ पर भी कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि औरत को फांसी नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने टेन्योर में रहते हुए उन दोनों ने अगर कुछ क्राइम किया तो उनको सज़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास माफ़ीनामा का पावर होता है। आर्टिकल 15 हम किसी को जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो सज़ा मिलेगा। गाइज, मैंने आपको सेम सेक्स मैरिज वीडियो में आपको इस बारे में बताया था। अगर आपने मेरा इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कोई किसी को नहीं कह सकता कि तुम इस जात से हो या फिर इस धर्म से हो। आपको कुछ सुविधा नहीं दिया जा सकता। वंश के आधार पर भी कोई कह नहीं सकता कि आपके वंश ने ये किया था तो आपको हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जैसे सपोज करें कि कुछ वंशज के लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, लेकिन उसी वंश के लोगों को आज हम नहीं कह सकते कि आपके लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था तो आपको ये सुविधा नहीं दिया जा सकता। ये हम नहीं कह सकते। सेम सेक्स मैरिज वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे LGBTQ कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन फाइल किया था उनके सेक्स को लेकर। सेक्स के आधार पर भी हम किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि जॉब के मामले में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल भी आया होगा कि आरक्षण देकर क्यों जॉब प्रोवाइड किया जाता है। मैंने इसके ऊपर बात करके एक वीडियो बनाया था। अगर आपने मेरा रिजर्वेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। रिजर्वेशन जाति और जन्मस्थान के आधार पर मिलता है।
कुछ ऐसा जगह है जिस पर क्लाइमेट के वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को आरक्षण दिया गया है और इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। हमारे भारत में छुआछूत का प्रथा चलता था, जो इस आर्टिकल के वजह से घट गया है। पहले तो ऐसा था कि बड़े जात के लोग छोटे जात के हाथ का नहीं खाते थे। छोटे जात के लोग छू देने से नहा लिया करते थे। किसी जगह पर अगर छोटे जात के आदमी जाए तो वहाँ पर नहीं जाते थे। इस आर्टिकल ने इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर केस फाइल कर सकता है। अनटचेबिलिटी को धर्म या जाति के आधार पर देखा जाता है, जो समाज के लिए एक धब्बा है। महात्मा गांधी ने इसको हटाने के बाद को कहा था, जो हमारे संविधान में लागू किया गया है। आर्टिकल 18 के तहत भारत के नागरिक को किसी भी प्रकार का टाइटल अपने नाम के आगे लगाने पर रोक लगाया गया है। जैसे कि मुझे भारत रत्न मिलेगा तो मैं अपने नाम के आगे भारत रत्न ज्योतिष्मान नहीं लगा सकता। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तहत अगर मुझे कुछ डिग्री मिलता है तो वो लगा सकता हो, जैसे डॉक्टर ज्योतिष्मान। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि टाइटल लगाने पर रोक क्यों लगाया गया है। ये इसलिए रोका गया है क्योंकि सबको समान दर्शाने की कोशिश किया गया है। मैं जो हूँ मैं हूँ बस, लेकिन मैं अगर नाम के आगे कुछ टाइटल लगाऊंगा तो मेरे साथ रहे लोग अपने आप को मुझसे नीचे ना समझे, इसीलिए कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। हालांकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोगों को टाइटल लगाने पर छूट दिया गया है। आज देश भर में एक टाइटल को लेकर बहुत हल्ला होता रहता है। वो टाइटल है महात्मा। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा जाना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ना कहे या फिर कहे, लेकिन महात्मा गांधी पर कीचड़ उछालने से पहले अब 1% ही सही उनके आइडियोलॉजी को समझ ले। बाकी बातें छोड़े, सिर्फ एक बार एक चीज़ को सोच कर देखिए कि उस समय में उन्होंने लंदन जाके बैरिस्टर पास किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में आके उन्होंने लॉ का प्रैक्टिस किया। तो फिर आप एक बात सोचे कि उनके पास कितना संपत्ति होता होगा उस समय पर। आज भी हम लंदन जाने के लिए तरसते हैं, शायद हम एफोर्ड भी नहीं कर पाते और कर भी शायद नहीं पाएंगे। एक साधारण आदमी जाकर वहाँ पर पढ़ नहीं सकता या घूम नहीं सकता। उस समय का एक आदमी आता है वो बैरिस्टर पास करके वहाँ पर और साउथ अफ्रीका में जाकर वो प्रैक्टिस करता है, तो उनके पास कितना पैसा होता होगा, अब सोच कर देखिए। उसके बाद 1915 को भारत आकर देश के लोगों के लिए, समाज के साथ मिलने के लिए उन्होंने पूरा संपत्ति त्याग करके खादी कपड़ों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। क्या आज हम इतना त्याग कर पाएंगे? छोड़िए दोस्तों, इन सब चीज़ों में मैं नहीं घुसता। ये था आर्टिकल 18, जहाँ पर टाइटल लगाने पर रोक दिया गया है। आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन क्यों, आइए समझते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया है कि आप खुलकर किसी बात को कह सकते हैं। यहाँ पर मीडिया को भी स्वतंत्रता मिला हुआ है। इस आर्टिकल ने लोगों को मौन रहने का भी अधिकार दिया है। आपको अगर किसी मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं बोलना है तो आप मौन भी रह सकते हैं। अगर कुछ कहने को आप नहीं चाहते तो आप लिख कर या ड्राइंग करके भी आपका अनुभव एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 1B में फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर कहा गया है। इस आर्टिकल के तहत आपको पीसफुली सभा करने की अनुमति दी गई है। आर्टिकल 1C में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अधिकार मिलता है। इस आर्टिकल के तहत आप लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। आर्टिकल 1D के तहत भारत के टेरिटरी के अंदर आप घूम फिर सकते हैं कभी भी।
आर्टिकल 1E के तहत आप भारत के टेरिटरी के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 1F के तहत संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया क्योंकि लोगों को अगर इसका अधिकार दिया जाए तो लोग कहीं भी ज़मीन खरीदकर सरकार को ज़मीन काम के लिए नहीं देगा, जिससे देश में डेवलपमेंट नहीं होगा। आप लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे। सपोज करें आपका ज़मीन है और उस ज़मीन से गुजरकर एक रास्ता बनने का ऑर्डर आया है, तो आप उस ज़मीन को नहीं देना चाहते, तो रास्ता नहीं बन पाएगा, जिससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 19(1) के तहत कहा गया है कि आप कहीं भी भारत के टेरिटरी के अंदर व्यापार कर सकते हैं। यह था आर्टिकल 19, लेकिन इस आर्टिकल का कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। हमारे भारत के संविधान हमको ये अधिकार तो दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाया है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमको बोलने का स्वतंत्रता मिला हुआ है, लेकिन हमारे बातों से देश के एकता और अखंडता को भंग नहीं कर सकते। सपोज आपके स्पीच के वजह से किसी देश के साथ भारत के संबंध टूटने के कगार पर आ जाए तो इसको लीगल नहीं माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के दौरान आप किसी के मान सम्मान को ठोस नहीं पहुंचा सकते, भारत के सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि कोई अगर देश को तोड़ने के लिए एसोसिएशन बनाए तो इसको लीगल नहीं माना जाएगा। कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते। आपको घूमने फिरने का आज़ादी तो है, लेकिन आप भारत के डिस्टर्ब एरिया पर बिना परमिशन घुस नहीं सकते। तो गाइज आज हम 19 तक ही समझ लेते हैं। अगले पार्ट में हम 20 से 35 तक समझेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।